वेलकम टू शालिनी उब्लिकर्स चैनल। तो आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 9 का ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम का फर्स्ट चैप्टर दैट इज डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स। तो अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफी में सीखा था अलग अलग मैप्स के बारे में। तो मैप्स क्यों यूज़ होते हैं बेसिकली, क्योंकि हमें अगर कोई भी जगह को आइडेंटिफाई करना है या अगर हमें ढूंढना है तो मैप हमारे लिए क्या होता है, काफ़ी यूज़फुल होते हैं। आजकल तो आपको पता है कि आपके फ़ोन पे भी डिजिटल जो फॉर्म में है वो मैप्स अवेलेबल है और आपको कहीं का भी लाइव लोकेशन पता चल सकता है। लेकिन ये जो पेपर मैप्स है ये भी, और मैप्स के कितने अलग अलग टाइप होते हैं ये हमारे लिए जानना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम सीखेंगे उसी के बारे में। तो आप ये लेसन अच्छे से और ध्यान से ज़रूर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 इज डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स। You have studied district, state and country maps in the earlier classes in environmental studies and geography subjects. तो आपने डिस्ट्रिक्ट मैप्स देखे हैं, स्टेट के मैप्स देखे हैं, कंट्री के मैप्स देखे हैं जो आपकी पिछली क्लासेस में थे। और कौन से सब्जेक्ट में हमें सिखाए गए थे, एनवायरमेंटल स्टडीज मतलब ईवीएस जो हमारा था वो, और ज्योग्राफी में। The main aim of maps is to show the location of the place and distribution of variables. तो उसका मेन एम क्या होता है मैप का, कि लोकेशन दिखाना और जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स है, मतलब जो भी वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो हमें इससे पता चलता है। Some maps are prepared with special themes. तो कुछ मैप्स क्या की जाती है, स्पेशल थीम्स के साथ प्रिपेयर की जाती है। तो उसका कोई इंटेंशन होता है, उसे हम लोग मराठी में उद्देश्य भी कहते हैं। सच मैप्स आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स। तो ये जो मैप्स है उसे क्या कहते हैं, थीमेटिक मैप्स कहते हैं। तो थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं, जो थीम के ऊपर आधारित होते हैं, जो थीम के ऊपर बने होते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर चीज को वो रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए उसे क्या कहा जाता है, थीमेटिक मैप्स, दैट इज उद्देशात्मक नकाशे। Through such maps, distribution of various variables in a region is shown. तो ये जो थीमेटिक मैप्स है उससे क्या हमें दिखाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस वेरिएबल्स इन द रीजन इज शोन। तो अलग अलग जो वहाँ पे चीज़ें हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, चीज़ें का ये या अलग अलग जो थीम पे जो सब्जेक्ट पे वो मैप बेस्ड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो एरिया में कैसा है, पर्टिकुलर रीजन में कैसा है, ये हमें उससे पता चलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल, पॉपुलेशन एक्सेट्रा इज शोन ऑन द मैप अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ दिस वेरिएबल्स। तो कौन सी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है, टेम्परेचर, रेनफॉल, पॉपुलेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो सारे थीम्स हैं, इन थीम्स के ऊपर मैप्स बनाए जाते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर रीजन का जो भी डेटा है कलेक्ट किया हुआ, उसके थ्रू हमें क्या होता है, ये मैप्स को देख के हमें पता चलता है कि क्या क्या वहाँ पे अवेलेबिलिटीज है और वहाँ पे क्या क्या जो चीज़ें हैं जिसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। These maps are useful to explain the distribution of these variables in the region. तो हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये जो थीम्स है, ये वेरिएबल्स जो है, उसे हमें समझने में काफ़ी मदद होती है। Such maps easily bring out the patterns of distribution. ये maps क्या करते हैं, हमें distribution के पैटर्न बताते हैं, कहीं ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं कम डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमें बताते हैं। Distribution can be shown in the three following ways on a map. तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखाया जाएगा हमें मैप पे, ये जो तीन नीचे आपको दिए गए हैं मेथड्स, इनके हेल्प से आपको दिखाया जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशनल मैप के एग्जाम्पल्स है, तीन टाइप्स है। फर्स्ट इज डॉट मेथड, नेक्स्ट इज कोरोप्लेथ मेथड, नेक्स्ट इज आइसोप्लेथ मेथड। तो ये जो तीन टाइप के मैप्स हैं ये हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट इज डॉट मेथड। A dot map is prepared using statistical data. तो डॉट मैप को स्टैटिस्टिकल डेटा
यूज करके प्रिपेयर किया जाता है. While preparing dot maps, only data gathered through counting is used. तो सिर्फ काउंटिंग से हमें जो जो डेटा मिला है, जो जो इंफॉर्मेशन मिली है, वो सिर्फ यूज की जाती है डॉट मैप्स बनाने के लिए. The way a variable is distributed throughout the region, the dots are used to show its distribution on the map. तो जैसे जो भी वेरिएबल है, समझिए वो टेम्परेचर है या पॉपुलेशन है या जो भी है वेरिएबल, रेनफॉल है, वो सब हम लोग को कैसे पता चलता है, जैसे वो डॉट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया होता है पर्टिकुलर रीजन में, वैसे क्या हमें पता चलता है कि वो वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन वो रीजन में कैसा है. फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केटल एक्सेट्रा. तो जो अभी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल में कि वेरिएबल कौन सा है, वो हमें पता चलेगा वो जो पर्टिकुलर है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, लेकिन ये जो एरियाज है यहाँ पे कम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. तो हमें यहाँ पे जितने ज़्यादा डॉट्स दिखाई देते हैं, ये क्या हो गया, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया यहाँ पे है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कम है. तो हमें ये डॉट मैप देख के यहाँ पे पता चल गया. To show distribution through dot method, the value of a dot has to be determined. अभी डॉट मेथड से अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो डॉट का वैल्यू भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए. हम लोग को फिक्स करना जरूरी है डॉट का वैल्यू. तो कुछ भी रैंडम वैल्यू लेके तो नहीं चलेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, उससे जितने डॉट्स हम लोग बनाएंगे उतना उसका डिस्ट्रीब्यूटिव वैल्यू आना चाहिए बराबर से. To do that, the lowest and the highest value of a given variable in a region are taken into consideration. इसके लिए अगर ऐसा करना है, डॉट का वैल्यू डिटरमाइन करना है, तो हमें लोवेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू को क्या करना होगा, कंसिडर करना होगा, ये वैल्यू फिक्स करने के लिए डॉट का. अकॉर्डिंगली द नंबर ऑफ डॉट्स आर डिटरमाइंड, और उसी के हिसाब से क्या होगा, नंबर ऑफ डॉट्स डिटरमाइन होगा कि कौन से रीजन के लिए कितना नंबर ऑफ डॉट्स आएगा. Also, we need to consider the size of the dot, the density of the variable and the scale of the map. तो हमें और भी कौन सी चीजें कंसिडर करनी है, ना सिर्फ नंबर ऑफ डॉट्स, लेकिन हमें क्या कंसिडर करना है, हमें साइज ऑफ डॉट भी कंसिडर करना है और डेंसिटी ऑफ द वेरिएबल एंड द स्केल ऑफ मैप. तो मैप में जो स्केल होता है वो भी हमें कंसिडर करना है, और डेंसिटी जो है, जो घनता है, कितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कितना थिकली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये हमें कंसिडर करना है. द नंबर ऑफ डॉट्स टू बी गिवन फॉर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन ईच सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नीड्स टू बी डिसाइडेड फर्स्ट. तो जो पर्टिकुलर सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है उसको हमें कंसिडर करना है कि कितना नंबर ऑफ डॉट्स हमें वहाँ पे देना चाहिए एज पर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. तो जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल है वो पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में कितना है, उसी के हिसाब से हमें वहाँ पे नंबर ऑफ डॉट फिल करना है. हम लोग रैंडमली कितना भी नहीं डाल सकते. तो हमें सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा. The following precautions should be taken while using the dot method for a map. तो ये यहाँ पे जो आपको है प्रिकॉशंस दिए गए हैं, जो आपको केयरफुली इन जो चीज़ों का ख्याल रखना है, वो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, ये आप ध्यान से पढ़िएगा. और ये आपको ज़रूर एग्जाम में आने वाला है, शायद ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है, या फिर आपको शॉर्ट नोट या ब्रीफ में ये थोड़ा बड़ा सवाल करके आएगा. तो आप ये ज़रूर ध्यान में रखना. The size of the dot should be uniform. जो डॉट्स है उसका साइज कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए. तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आप अगर एक साइज का डॉट बना रहे हो तो वही साइज का डॉट वो साइज के वैल्यू के लिए बनेगा. ठीक है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजियोग्राफी, वाटर सोर्सेज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्सेट्रा ऑफ द रीजन शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल प्लेसिंग द डॉट ऑन द मैप. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजियोग्राफी, वाटर सोर्सेज और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है रीजन में का, वो भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है. फिजियोग्राफी वो जगह का जो प्राकृतिक रचना होती है ना, जो स्ट्रक्चर कैसा है वो जगह पे, जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, देन वाटर सोर्सेज कैसे है, एंड वाहतुक व्यवस्था कैसी है, ये सब हमें
कंसिडर करके वो डॉट्स प्लेस करने हैं। अगर पानी है पूरा समझिए आसपास और आप पानी में डॉट दिखा रहे हो पॉपुलेशन का, तो क्या लोग पानी में रहते हैं, हम लोग ये कंसिडर करेंगे। इसके लिए हमें बहुत केयरफुली देखना होगा कि वाटर सोर्सेज कहाँ है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या है। जहाँ पे कम ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहेगा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिवली कम रहेगा, ठीक है। इसके लिए हमें ये सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। While showing population distribution, rural population is shown by dots and circles are used to show urban population. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपको 100% एग्जाम में आएगा। इसे याद रखिएगा कि रूरल पॉपुलेशन हम लोग डॉट्स से दिखाते हैं, लेकिन अर्बन पॉपुलेशन कैसे दिखाएंगे, सर्कल्स में दिखाएंगे। The dot method is more suitable for the variable which is freely scattered across the region. तो डॉट मेथड किसके लिए ज़्यादा यूजफुल है, जो भी वेरिएबल फ्रीली स्कैटर्ड अक्रॉस द रीजन है उसके लिए, मतलब काफ़ी आसानी से हर जगह पे फैला हुआ है उसके लिए। जैसे कि पॉपुलेशन तो एक पर्टिकुलर रीजन है तो वहाँ पे पॉपुलेशन तो ज़्यादातर फैला ही होगा और आसानी से फैला होगा, इसके लिए वो डॉट मेथड हमें वहाँ पे काम में आएगा। मेक फ्रेंड्स विथ मैप्स, तो मैप्स के साथ हमें क्या करनी है, फ्रेंडशिप करनी है, उसे अच्छे से जानना पहचानना है। इन फिगर 1.1 द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैप ऑफ अमरावती डिस्ट्रिक्ट इज गिवन। तो हमें 1.1 जो फिगर है देखना है और उसमें क्या दिया है, अमरावती डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन दिया गया है। Answer the given questions by reading the distributional map shown by dot method. तो हमें जो मैप दिया गया है उसके ऊपर कुछ सवाल पूछे हैं, उसका हमें जवाब ढूंढना है मैप को ऑब्जर्व करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अमरावती टाउन। तो यहाँ पे हमें अमरावती जो डिस्ट्रिक्ट है उसका मैप दिया गया है। अमरावती टाउन का जो यहाँ पे है उसका पॉपुलेशन कितना है हमें ये बताना है। तो आप पहले देखिए यहाँ पे जो छोटे छोटे डॉट्स है दिखाई दे रहे होंगे आपको, जो छोटे छोटे डॉट्स है तो रूरल एरिया है ये। ईच डॉट 10,000 पॉपुलेशन, तो ईच डॉट में आपको कितना डिनोट करता है, 10,000 पॉपुलेशन डिनोट करता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो छोटे छोटे सबसे छोटे डॉट्स है वो क्या है, 10,000 पॉपुलेशन वो डिनोट करता है। नेक्स्ट जो है स्केल पे हमारे पॉपुलेशन ऑफ मेन सिटीज, तो ये जो बड़े जो डॉट है पिंक कलर के वो हमारे मेन सिटीज के पॉपुलेशन है। तो हमारे मेन सिटीज का कुछ कुछ नाम दिया है, दैट इज अमरावती, वारुड़, अचलपुर एंड अंजनगांव, सुरजी। तो हमें ये सब जो है मेन सिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है यहाँ पे। तो देखिए 10,000 पर डॉट के हिसाब से यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है पॉपुलेशन, वो आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। डॉट में जो फर्स्ट साइज है दैट इज 50,000, देन 1 लाख जो उससे थोड़ा बड़ा है, देन उससे थोड़ा बड़ा जो डॉट है वो है 2 लाख एंड जो सबसे बड़ा डॉट है दैट इज 5 लाख। तो यहाँ पे देखिए अमरावती जहाँ पे है तो अमरावती टाउन भी यहाँ पे है और यहाँ पे सबसे बड़ा डॉट है। तो हमें ये जो सबसे बड़ा डॉट है, इससे बड़ा तो कोई डॉट नहीं है यहाँ पे, इसके लिए हमारा सबसे बड़ा डॉट है और सबसे बड़े डॉट का वैल्यू है 5 लाख। और ये कहाँ पे है, अमरावती टाउन में है। तो अमरावती टाउन का पॉपुलेशन कितना हुआ, 5 लाख हुआ। तो 5 लाख पीपल स्टे इन अमरावती टाउन। Next question is name the place having population of 1 lakh on the map. तो 1 लाख का पॉपुलेशन कहाँ पर है ये आप देख सकते हो, सबसे बड़ा वाला है और उससे ये थोड़ा छोटा डॉट है। तो ये कितने का होगा, 2 लाख का होगा। अब रहा ये जो अंजनगांव वाला डॉट है और ये वारुड़ वाला जो डॉट है, वो वारुड़ वाला जो डॉट है वो अंजनगांव से थोड़ा सा बड़ा है। तो वारुड़ गांव क्या हो गया हमारा थर्ड नंबर, दैट इज 1 लाख। तो हम लोग इसे कैसे देख रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अभी हम लोग आइडेंटिफाई करने का ट्राई कर रहे हैं। तो बचा कौन सा, अंजनगांव वाला जो सबसे छोटा है दैट इज 50,000। तो हमें क्या पूछा गया है कि 1 लाख पॉपुलेशन का कितना है, कौन सा रीजन है। तो यहाँ पे हमें 1 लाख कहाँ पे मिला, वरुड़ में मिला था। तो वरुड़ में 1 लाख पॉपुलेशन है और यही वो रीजन है जो हमारा आंसर है। Which part of the map shows
स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो कौन सा पार्ट है मैप में का जो हमें स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है? स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी थोड़ा सा कम डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो पार्ट है देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंस है डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पे काफ़ी कम है। तो ये जो एरिया है, जो अगर हम लोग यहाँ पे सेंटर से काउंट करें तो कौन सा एरिया है मैप का? यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, इसके लिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो है अमरावती के क्या है? सबसे स्पार्स पॉपुलेशन है, सबसे कम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आगे भी आपको एक मैप दिया गया है अमरावती डिस्ट्रिक्ट का, जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें दिखाता है, लेकिन ये थोड़ा अलग है, अलग टाइप का है जो हम अभी सीखने वाले हैं। कोरियोप्लेथ मेथड। तो कोरियोप्लेथ मेथड क्या है? यहाँ पे इसका मैप हमें ऑलरेडी दिखाया गया है। अब हम इसके बारे में पहले जानकारी हासिल करेंगे और फिर हम लोग जाएंगे मैप के पास आंसर्स ढूंढने के लिए। In this maps, the data regarding various geographical variables is shown by shades or tints of various colors. तो डॉट मेथड में क्या था? डॉट का साइज और उसका जो नंबर ऑफ डॉट्स हमें कितना डालना है वो हम लोग को कंसिडर करना था। और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हमें ज्योग्राफिकल वेरिएबल्स के हिसाब से शेड्स एंड टिंट्स ऑफ कलर जो है वो यूज करना है। तो अलग अलग कलर के शेड्स हम यूज करेंगे जो पॉपुलेशन है या फिर जो वेरिएबल है उसमें का जो डिफरेंस है वो दिखाने के लिए, या फिर हम लोग अलग अलग एक ही कलर का अलग अलग जो टिंट्स आता है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। While making such maps, the data used for different variables is obtained through various processes such as measurement, surveying, etc. तो हम लोग को ये मैप्स बनाने के लिए डेटा कैसे गैदर करना है, डेटा कैसे कलेक्ट करना है? अलग अलग प्रोसेसेस से, जैसे कि मेजरमेंट एंड सर्वेइंग। तो या तो हमें गिनना होगा या फिर हमें क्या करना होगा? सर्वे करना होगा। सर्वे यानी हम लोग को जो इंटरव्यूज है वो कैरी आउट करना होगा और टोटल जो है उसका अंदाजा लगाना होगा एक्चुअल वैल्यू का। ऑलराइट, तो हम लोग को क्या डिफरेंस पता चला? जो डॉट मेथड है, डॉट मेथड में क्या करना होता है? सिर्फ काउंटिंग के बेसिस पे ही हम लोग जो है वो डेटा गैदर कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दो अलग जो है प्रोसेसेस से कर रहे हैं गैदर डेटा, दैट इज measurement and surveying. In this method, only one value is given to one sub-administrative unit in the region. यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ एक ही वैल्यू होगा एक सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के जो है रीजन में, वो एक ही वैल्यू दिया जाएगा। तो इसका मतलब मैं आपको समझा दूं, देखिए जो डॉट हम लोगों ने देखा था मेथड, उसमें क्या हुआ है? यहाँ पे ईच डॉट जो है आपको 10,000 पॉपुलेशन दिखा रहा है। तो ये जो सिर्फ एक सिंगल रीजन है अमरावती टाउन का, इसमें ही हम लोग को क्या पता चला था कि ईच डॉट भी है तो 10,000 के हिसाब से भी हम लोग को पॉपुलेशन दिखाई जा रही है। और जो ये सेंट्रल रीजन है वहाँ पे 5 लाख के हिसाब से, तो एक ही रीजन में उन्होंने दो अलग अलग जो है सेम वेरिएबल का दो अलग अलग उन्होंने वैल्यूज ऐड किया है। तो जो सेंट्रल रीजन में है वो 5 लाख का वैल्यू है और आसपास के रीजन में स्कैटर्ड कौन सा है? 10,000 ईच डॉट के हिसाब से वैल्यू ऐड किया हुआ है। तो एक ही रीजन में दो अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे स्टे कर रही है। वैसे ही ये जो सारे रीजन है यहाँ पे भी वैसे ही हुआ गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो टिंट यूज करके हम लोग जब कर रहे हैं तो एक जो रीजन है पर्टिकुलर, उसमें सिर्फ एक सिंगल वैल्यू ही यूज की गई है। तो एक जो पर्टिकुलर रीजन है उसमें एक सिंगल कलर का ही टिंट है, तो अलग अलग टिंट इसमें नहीं यूज किए गए। तो एक रीजन में सिर्फ एक ही टिंट, एक ही वैल्यू आएगा। इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है, जो दोनों का डिफरेंस है ये शायद आपको डिफरेंस बिटवीन में लिखने में काम में आएगा। आगे देखते हैं। The smallest and the largest values of the given data of the variable are taken into consideration.
तो यहाँ पे भी हम लोग को जब वैल्यूज का और जो टिंट है उसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है या कलर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो हमें ये याद रखना होगा कि हमें स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू का कंसिडरेशन में लेना ही होगा वैल्यू, क्योंकि अगर हम लोग वो वैल्यूज कंसिडरेशन में लेंगे तो ही हम लोग जो मिडिल वैल्यूज है, रेंज है, वो हम लोग डिसाइड कर सकेंगे। आफ्टर दैट 5-7 क्लासेस आर मेड। तो फर्स्ट एंड लास्ट जब हम लोग स्टार्ट एंड एंड ले लेंगे वैल्यू का, तो हमें क्या होगा, जो मिड रेंज है सारा, जो बीच का जो रेंज है उसके हम लोग क्लासेस बना सकते हैं, उसको अच्छे से इक्वली क्लासिफाई करके उसके क्लासेस बना सकते हैं। ईच क्लास इज असाइंड अ टिंट ऑफ द सेम कलर और ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न्स। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक जो क्लास है उसको एक पर्टिकुलर टिंट दिया जाता है सेम कलर का, डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न्स दिए जाते हैं। The shades or the patterns become darker with the increasing values of the given variable and are drawn accordingly on the map in the given classifications। तो ये जो shades है या patterns है वो कैसे होते जाते हैं, जैसे ही नंबर जो है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो है वो बढ़ते जाता है, वैसे ही क्या होता है, जो शेड या पैटर्न है वो क्या होते हैं, डार्क होते जाते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, मैप बनाते हैं। इन फिगर 1.2a एंड 1.2b द पॉपुलेशन डेंसिटी मैप्स ऑफ अमरावती डिस्ट्रिक्ट यूजिंग कलर शेड्स एंड ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न्स आर shown. Read any one map in detail and answer the following questions। तो हमें यहाँ पे जो है फिगर 1.2a, जो टिंट को हम लोग को सिर्फ जो पिंक कलर का टिंट है उसके ऊपर ही दिया गया है, तो एक सिंगल कलर लिया है पिंक, और उसके जो अलग अलग टिंट्स है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्लासेस यहाँ पे बनाए गए हैं। हाईएस्ट वैल्यू कितना है, मोर देन 400 है, एंड लोएस्ट वैल्यू इज लेस देन 100, और ये जो बीच का रेंज है वो हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। इसी के बेसिस पे ये मैप ड्रॉ किया है। और जैसे जैसे वेरिएबल का, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो जैसे ही वेरिएबल का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा, वैसे क्या होगा, ये टिंट जो है वो डार्क होता जाएगा। वैसे ही 1.2b जो है यहाँ पे दिया हुआ, इसको भी आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी आइसोप्लेथ मैप है, सेम है, लेकिन सिर्फ आपको अलग पैटर्न दिया है। वहाँ पे टिंट था ऊपर वाले फिगर में, और यहाँ पे क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न्स है। तो यहाँ पे भी सेम है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता जा रहा है वेरिएबल का, वैसे वैसे क्या हो रहा है, डार्क भी हो रहा है वो पैटर्न है वो, और स्मॉल भी होता जा रहा है, थिन होता जा रहा है पैटर्न। तो पहले थोड़ा ज्यादा बड़ा जाली था और ये धीरे धीरे छोटा छोटा होता गया और डार्क होता गया। ठीक है, अगर आप ये देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो हमें कुछ सवाल पूछे गए हैं यहाँ पे, ये दोनों में से कोई भी अगर हम लोग मैप लेंगे तो हमें इसका आंसर्स मिल जाएगा। तो हमें मैप ऑब्जर्व करके इसका आंसर्स देना है। नेम द तालुकास हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी बिटवीन 301 एंड 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो हम लोग पहले यहाँ पे चलते हैं, हमें कहा गया है तालुकास जो है अमरावती रीजन के वो हम लोग को बताने हैं, जिसका पॉपुलेशन है 301 to 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे ये जो स्केल है ये हमें क्या दी गई है, पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से दी गई है। और यहाँ पे क्या है, 301 to 400 किलोमीटर्स, 301 to 400 जो है वो पॉपुलेशन यहाँ पे डेंसिटी है। तो ये जो टिंट है हम लोग का, ये हम लोग को ढूंढना है। तो डार्केस्ट टिंट और उससे थोड़ा कम टिंट, तो ये डार्केस्ट है अमरावती का, और उससे थोड़ा जो कम है वो कहाँ पे है, डार्केस्ट इज अमरावती एंड अचलपुर, एंड उससे थोड़ा जो एक टिंट कम है दैट इज अंजनगांव सुरजी में है। तो हम लोग का कौन सा तालुका है, आंसर इसका अंजनगांव सुरजी है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अमरावती तालुका। अमरावती तालुका का डेंसिटी क्या है, तो अमरावती तालुका देखिए ये डार्केस्ट तालुका है इसमें, तो इसका क्या है, मोर देन 400 वो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे है। ऑलराइट,
Next is name the talukas having population density less than 300 persons per स्क्वायर किलोमीटर। तो 300 से कम कितना है, लेस देन 300 पर्सन्स। तो यहाँ पे हम लोग 300 यहाँ पे होता है, राइट। तो 201 से 300 है, 101 से 200 है, लेस देन 100 है। तो ये जो तीनों टेंट्स है हमारे लाइटेस्ट जो तीनों टेंट्स है वो हम लोग यहाँ पे इसका आंसर में लिखेंगे। तो कौन से तालुकाज है देखिए थोड़ा, सिर्फ हम लोग को पहले 2 टेंट छोड़ने हैं, दैट इज अमरावती, अचलपुरन, अंजनगांव को छोड़ के ये जो बाकी के सब तालुकास है, तो धरनी है, शिखलदरा है, फिर चंदूर बाजार है, मोर्शी है, वरुड़ है, दरियापुर है, भटकुली है, नांदगांव, खांडेश्वर, चंदूर रेलवे, तिवसा, धामनगांव रेलवे, ये सब जो है रीजन्स, ये क्या है 300 से कम के पॉपुलेशन में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे 300 से ज्यादा डेंसिटी है। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। यही आप जो है क्वेश्चंस के लिए आंसर्स यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको रिजल्ट्स दोनों में सेम ही मिलेगा। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला मेथड है हमारा, अगला और लास्ट मेथड है आइसोप्लेथ मेथड। तो आइसोप्लेथ मेथड क्या होता है ये हम यहाँ पे सीखेंगे। यू हैव सीन कॉन्टूर मैप्स एंड आइसोबार मैप्स इन अर्लियर क्लासेस। तो हम लोगों ने पहले की क्लासेस में कॉन्टूर मैप्स एंड आइसोबार मैप्स देखे थे। इन दिस मैप्स द डिस्ट्रीब्यूशन वाज शोन with the help of lines showing equal values। तो इसमें क्या किया गया था, हम लोग को लाइंस की मदद से दिखाया जाता है इक्वल वैल्यूज जो दिखाती है लाइंस, ऐसे लाइंस की मदद से हमें दिखाया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वेरिएबल का वो कैसे हुआ है वो। When the distribution of variable is continuous, the isoplet method is then used to show its distribution। जब वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है तो क्या किया जाता है, आइसोप्लेथ मेथड यूज किया जाता है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ऑल्टीट्यूड, टेम्परेचर, रेनफॉल एक्सेट्रा। तो ऑल्टीट्यूड, टेम्परेचर एंड रेनफॉल ये जो टाइप के मैप्स है वो दिखाने के लिए आइसोप्लेथ मेथड जनरली यूज किया जाता है। For these maps, we need to obtain the accurate data regarding the altitude, temperature, rainfall, etc. तो ये मैप्स जब हम लोग बनाते हैं तो हमें उसका एकदम एक्यूरेट, प्रिसाइज, परफेक्ट डेटा गैदर करना होता है। तो कौन से होते हैं जनरली इसमें, ऑल्टीट्यूड, टेम्परेचर और रेनफॉल, ये कुछ इसमें एग्जांपल्स है जिसके लिए हम लोग ये मैप बनाते हैं ऑफ सम प्लेसेस इन द रीजन। तो रीजन में के कुछ जगहों पे जाके हम लोग को एक्यूरेट डेटा गैदर करना पड़ता है। इट इज अज्यूम दैट द डिफरेंस बिटवीन द ऑल्टीट्यूड और रेनफॉल और टू प्लेसेस चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। तो जो क्या अज्यूम किया जाता है, ये धारणा क्या ली जाती है कि जो डिफरेंस है ऑल्टीट्यूड या फिर रेनफॉल में का दो जगहों के बीच का वो यूनिफॉर्म रेट में होता है। द सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन हियर। तो यहाँ पे जो सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है वो कंसिडरेशन में नहीं ली जाती। सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स यानी हम लोग ने जो तालुकास बनाए थे ना, वो पर्टिकुलर जो रीजन्स है वो कंसिडर यहाँ पे नहीं किए जाते। स्टैटिस्टिकल डेटा बिलोंग्स टू द रिप्रेजेंटेटिव, स्टैटिस्टिकल डेटा बिलोंग्स टू द रिस्पेक्टिव प्लेसेस। तो स्टैटिस्टिकल डेटा है जो रिस्पेक्टिव प्लेसेस से लिया गया है वही यहाँ पे दिखाया जाता है। सच डेटा इज नोन एज पॉइंट रिलेटेड डेटा। तो क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट रिलेटेड डेटा बोलते हैं। Values of the variable are written on the map at their respective locations। तो जो वैल्यू है वेरिएबल के मैप पे लिखा जाता है एट रिस्पेक्टिव लोकेशंस। तो ये जो वैल्यूज है जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये वैल्यूज यहाँ पे लिखी जाती है मैप पे ही, जहाँ जहाँ पे बनाया हुआ है हम लोगों ने लाइंस वहाँ पे लिखा जाता है। इफ द डेटा फॉर मोर प्लेसेस इज अवेलेबल, मैपिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डन मोर एक्यूरेटली।
तो जो अगर ज़्यादा जगहों का डेटा कलेक्ट किया गया हो तो उसका मैपिंग कैसा होता है, ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा प्रिसाइज होता है, ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है। On the basis of this information, isoplet maps are prepared using the steps below. तो ये सब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आइसोप्लेट मैप जो है वो बनाए जाते हैं, ये जो सारे स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके। By considering the highest and the lowest value of the variable, the class interval is decided to draw the isoplex maps, which in turn decides the difference between the lines. तो यहाँ पे भी हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू जो है वेरिएबल का वो कंसिडर किया जाता है और उसके ही मदद से क्या मिलता है, क्लास इंटरवल्स जो है, जैसे हम लोगों ने ऊपर क्लासेस में डिवाइड किया था अलग अलग वैल्यूज को, वैसे ही यहाँ पे भी क्लास इंटरवल डिसाइड किया जाता है और उसी की वजह से क्या डिसाइड होता है कि लाइंस कहाँ कहाँ पे बनेगी और उसमें का डिफरेंस कितना होगा। Lines are drawn for the decided intervals. Locations with the same value are joined by a line. तो lines जो है वो intervals decide करती है, ठीक है। तो लाइंस जो डिसाइडेड इंटरवल्स होता है उसी पे हम लोग लाइन बनाते हैं। तो लाइन जहाँ पे है वहीं पे उतना ही इंटरवल है, उतना ही उसका जो है एरिया है। लोकेशंस विद द सेम वैल्यू आर जॉइंड बाय अ लाइन। तो जो सेम वैल्यू के जो लोकेशंस है वो लाइन से जॉइन किए जाते हैं। फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मैप्स प्रिपेयर्ड इन सच अ वे। तो ये जो 2 पॉइंट्स है ये क्या है, कंक्लूजन्स है कि हम लोगों ने अगर ये स्टेप्स को फॉलो करके मैप अगर बनाया होगा तो उसका कंक्लूजन क्या होगा ये हमें यहाँ पे पता चलेगा। If the lines are closer to if the lines are closer to each other, then the change in the variable is steep, and if the lines are away from each other, then it is gentle. तो अगर लाइंस जो है एक दूसरे के करीब है तो क्या है, वेरिएबल में जो चेंज है वो क्या है, बहुत ही स्टीप है। तो वैल्यू में चेंज काफी स्टीप है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है वैल्यूज में। लेकिन अगर लाइंस एक दूसरे से दूर दूर है तो क्या है, चेंज बहुत ही जेंटल है। तो ग्रेजुअली चेंज होता है, धीरे धीरे होता है, झटके से चेंज नहीं होता, वो स्टीप नहीं होता है। We get an idea of the natural trend of the distribution of the variable with the help of this map. तो जो नेचुरल ट्रेंड है डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल के, उसका हमें आइडिया मिलता है ये मैप्स को स्टडी करके। In figure 1.3, the rainfall map of Amravati district is given. Read the map in the detail and answer the questions. तो 1.3 में हमें जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट है उसका मैप दिया गया है, रेनफॉल मैप, और हमें ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज द रेनफॉल मोर। तो हम लोग जाएंगे अब मैप के पास और सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे है, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, आइसोप्लेथ में टिंट्स यूज़ की गई है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं है। तो ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट एज अ होल दिखाया है। यहाँ पे अमरावती डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तालुकाज जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं अलग अलग पैटर्न्स के जरिए, लेकिन यहाँ पे और डिस्ट्रिक्ट एज अ होल दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे कोई सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है और टिंट की बेस पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया है, वैल्यूज रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे ज़्यादा जो है रेनफॉल का कौन सा एरिया है ये हमें यहाँ पे दिखाना है। तो विच पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो नॉर्थ ईस्ट में है पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आई साइड नॉर्थ ईस्ट नॉट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो सबसे उत्तरी भाग है यहाँ पे मैप पे वो क्या है सबसे ज्यादा, या फिर आप नॉर्थ लिख सकते हैं, नॉर्थ पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल है और सबसे ज्यादा क्या है 1300 mm। तो ये 1300 देखिए यहाँ पे लाइन बनाया है और उसका वैल्यू भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नॉर्थ पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन के पास जाएंगे। इन विच डायरेक्शन इज द रेनफॉल डिक्रीजिंग, कौन से डायरेक्शन में जो है रेनफॉल डिक्रीज होती है। तो आपको पता चलेगा यहाँ पे सबसे लाइटेस्ट शेड है, सबसे लाइटेस्ट यहाँ पे है
तो सबसे लाइटेस्ट शेड क्या है, 800 mm डिनोट करता है रेनफॉल, तो सबसे कम यहाँ पे हो रहा है। तो ये कौन सा एरिया है, जो है वेस्ट में सबसे कम रेनफॉल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द रेनफॉल इन द डिस्ट्रिक्ट। तो लोएस्ट वैल्यू क्या था, हम लोगों ने देखा रेनफॉल, ये आपको स्केल देके पता चलेगा। लोएस्ट वैल्यू इज 800 मिलीमीटर रेनफॉल, ठीक है। तो लोएस्ट वैल्यू है 800 mm। आगे देखते हैं, मेक फ्रेंड्स विद मैप्स। तो आपको वापस मैप्स को अच्छे से जानना है और ये मैप्स का स्टडी करके हमें क्वेश्चन के आंसर्स बताने हैं। रीड द मैप्स गिवन इन फिगर 1.4 एंड 1.5 एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो हमें 1.4 और 1.5 को स्टडी करके क्वेश्चन को आंसर करना है। तो ये जो मैप है 1.4 का, ये है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का, और ये हमें क्या दिखाता है, डेंसिटी ऑफ रूरल पॉपुलेशन दिखाया जाता है। इन विच डायरेक्शन इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीजिंग। तो कौन सा डायरेक्शन में पॉपुलेशन का डेंसिटी डिक्रीज होता है, ये हाईएस्ट डेंसिटी है, ये मीडियम डेंसिटी है, ये स्केल के हिसाब से, और ये लोएस्ट डेंसिटी है। तो कहाँ पे सबसे ज्यादा डिक्रीज हो रहा है डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट की तरफ एंड साउथ की तरफ काफी डिक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन। नेम द तालुकास विद पॉपुलेशन डेंसिटी लेस देन 200। तो 200 से कम पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ पे है उसके तालुका के हमें नाम लिखना है। तो लेस देन 200 के लिए डॉट दिखाया गया है यहाँ पे। तो शाहूवाड़ी है, गगन बावड़ा है, अजरा एंड चंदगढ़। तो ये जो है चार तालुका, इसमें सबसे कम पॉपुलेशन है, दैट इज लेस देन 200 का डेंसिटी है पॉपुलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द तालुकास हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी बिटवीन 200 एंड 400। तो 200 से 400 जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें तालुका के नाम लिखने हैं। तो 200 से 400 यहाँ पे है, जो स्लांट लाइन की हेल्प से हमें दिखाया गया है। तो वो क्या क्या है, गारगोटी है, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, बुंदरगढ़ तालुका, ठीक है। तो बुंदरगढ़ तालुका है, राधानगरी है, सिर्फ दो ही ऐसे तालुका है जहाँ पे 200 से 400 का डेंसिटी है पॉपुलेशन का। नेम द तालुकास विद द पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 400। तो 400 से ज़्यादा कहाँ है, देखिए ये जो पूरे है सारे तालुकास, यहाँ पे 400 से ज़्यादा डेंसिटी है। तो कोल्हापुर का मैप है, और कोल्हापुर का जो मेन टाउन है वहीं पे करवीर तालुका, कागल, गढ़हिंग्लज, देन शिरोल है, देन हाथ कनंगड़े है, और पन्हाड़ा। तो ये जो सारे जगह है यहाँ पे क्या है, ये तालुकास में 400 से ज़्यादा डेंसिटी है। इन विच डायरेक्शंस आर द तालुकास हैविंग हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट। तो हायर डेंसिटी कहाँ पे है, देखिए ये नॉर्थ यहाँ पे है, नॉर्थ डायरेक्शन, और ये ईस्ट साइड में आता है। तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है तालुका के। नेक्स्ट इज, which method has been used in preparing this map। तो ये मैप को कौन सा मेथड यूज करके बनाया गया है ये हमें बताना है। तो हम लोगों ने क्या सीखा था, ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न्स जो बनाए हुए हैं वो कौन से इसमें होता है, कोरोप्लेथ वाले जो मेथड है, जो टाइप है मैप का, कोरोप्लेथ मैप्स में ये यूज किया जाता है। तो ये कौन सा टाइप है, कोरोप्लेथ मैप है। अभी आएंगे अगला जो है हमारा मैप फिगर 1.5, उसके पास आएंगे। ये हमें रेनफॉल दिखाता है, सेम है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का ही रेनफॉल दिखा रहा है। इसको बेस्ड हमें आंसर यूज करना है। इन विच डायरेक्शन इज द रेनफॉल मोर इन द डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डायरेक्शन में रेनफॉल सबसे ज्यादा है, तो देखिए यहाँ पे नॉर्थ है, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। तो वेस्ट में है जो 2400 mm का लाइन दिखाया हुआ है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, इसके लिए वेस्ट में क्या है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में रेनफॉल आता है। इन विच डायरेक्शन इज द रेनफॉल डिक्रीजिंग। कहाँ पे डिक्रीज होता है, सबसे कम यहाँ पे है, तो ईस्ट में डिक्रीज होता है। विच क्लास शोज लो रेनफॉल कैटेगरी इन द डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सा क्लास है जो लो रेनफॉल दिखाता है, 600 जो है ना, 600 mm, that class shows the lowest rainfall in the district.
Which class shows the high rainfall category in the district? Highest कितना है? 2400 mm का जो class है वो दिखाता है highest rainfall in the district. Which method has been used in preparing this map? ये मैप बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज किया गया है? अभी हम लोगों ने जस्ट सीखा था, वो है आइसोप्लेथ. ठीक है, यहाँ पे सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो है वो बनाए नहीं जाते हैं. यहाँ पे सिर्फ क्या किया जाता है, रीजन को एज अ होल काउंट किया जाता है और उस पे लाइंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, जो उसका वेरिएबल है उसका वैल्यूज को कंसिडर करके. ऑलराइट, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा. ट्राई दिस. नाउ वी विल प्रिपेयर अ मैप यूजिंग डॉट मेथड. तो अभी हम लोग डॉट मेथड को यूज करके मैप बनाएंगे. कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी. तो आपको नीचे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, एक्टिविटी दी गई है, ये हमें कैरी आउट करनी है. सी द मैप ऑफ नंदुरबार गिवन इन फिगर 1.6 केयरफुली. तो आपको आगे 1.6 में नंदुरबार का जो है वो मैप दिया गया है, इसको हमें केयरफुली देखना है. ड्रॉ इट ऑन अनदर पेपर और ट्रेसिंग पेपर अलॉन्ग विद इट्स तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज. तो आपको जो है ये ट्रेस पेपर जो आता है, बटर पेपर जो आता है, जो आपको कोई स्टेशनरी में आसानी से मिल जाएगा, वो यूज़ करके आपको ये जो है ट्रेस करके इसके डिस्ट्रिक्ट्स जो है और तालुकास जो है उसके साथ पूरा मैप बनाना है. एंड डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्रीज है वो भी आपको पूरा कॉपी करना है अलग पेपर पे. नाउ सी द पॉपुलेशन टेबल गिवन अलोंग द मैप. तो आपको यहाँ पे जो है पॉपुलेशन टेबल दिया गया है पूरा, वो अभी आपको ऑब्जर्व करना है. On the basis of the statistical data, decide the value of the dots considering the highest and the lowest in the map, highest and the lowest values of the population. For example, one dot is equal to 10,000 people, so that you can decide how many dots to be given to each sub-administrative units. तो ये आपको चार्ट दिया है यहाँ पे पॉपुलेशन का, तो आपको इसके हेल्प से क्या करना है, जो डॉट मेथड है उससे हमें मैप बिल्ड करना है. तो पर डॉट कितना गिनना है, 10,000 पीपल गिनना है. जैसे हम लोगों ने अमरावती वाले इसमें देखा था, वैसे ही हमें नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट का भी बनाना है. To draw dots of the uniform size, take a ball pen refill. तो यूनिफॉर्म साइज के मतलब एक ही सेम साइज के सारे डॉट्स बने, इसके लिए आपको बॉल पेन का रिफिल लेने के लिए बोला है. क्लोज द बैक एंड ऑफ द रिफिल विथ कॉटन. और जो बैक एंड है, पीछे का जो रिफिल का एंड है, उसे कॉटन से बंद करना है. प्रेस दिस एंड ऑन द स्टैम्प पैड एंड ड्रॉ द इम्प्रिंट्स ऑफ द डॉट्स wherever required. और जो बंद किया हुआ है ना आपने जो एंड, उसको स्टैम्प पैड पे उसमें इंक लगाना है और वो उससे ही आपको प्रिंट्स बनाने हैं, तो आपके इक्वल साइज के डॉट्स बन जाएंगे. While placing the dots, consider the physiography, water sources, roads, rails, taluka and district headquarters as shown in the map in figure 1.6. तो आपको और भी क्या बोला गया था तभी डॉट मैप बनाने के लिए, और क्या ज़रूरी है, उसका फिजियोग्राफी, जो उसका प्राकृतिक रचना है जगह का वो, वाटर रिसोर्सेज, रोड्स एंड रेलवेज, तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ये आपको कंसिडर करना है और फिर डॉट्स बनाने हैं. कंपेयर योर डॉट मैप विद अदर स्टूडेंट्स एंड अरेंज अ डिस्कशन इन द क्लास. तो आपको अपना मैप जो है आपके फ्रेंड्स जो है क्लास में के उनसे कंपेयर करना है और उस पर डिस्कशन करना है. तो आई होप आप ये बना लोगे, ये आपके लिए एक्टिविटी दी गई है. ऑलराइट, आगे है ज्योग्राफिकल फील्ड विजिट. तो फील्ड विजिट क्या होता है ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे. फील्ड विजिट इज एन इम्पोर्टेंट स्टडी मेथड इन ज्योग्राफी. फील्ड विजिट क्या है, ज्योग्राफी में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टडी मेथड है. अगर ज्योग्राफी को जानना है तो फील्ड विजिट करना बहुत ज़रूरी है. वो जगह पे जाके खुद देखना और ऑब्जर्व करना ये बहुत ही ज़रूरी होता है. ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स कैन बी डायरेक्टली एक्सपीरियंस थ्रू फील्ड विजिट. तो जो अलग अलग ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स है या एलिमेंट्स है, ये हम लोग डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं फील्ड विजिट्स में से. Right? Field visits are extremely useful for understanding
द कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट्स। तो फील्ड विजिट्स क्या होता है, ह्यूमन और एनवायरमेंट का जो कोरिलेशन है ये जानने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। प्रिपरेशंस फॉर फील्ड विजिट, तो आपको फील्ड विजिट पे अगर जाने वाले हो या जाना चाहते हो तो आपको ये सारे प्रिपरेशंस करना बहुत ज़रूरी होता है। बिफोर गोइंग टू द फील्ड विजिट डिसाइड अ प्लेस एंड द पर्पस ऑफ द विजिट। तो आप फील्ड विजिट पे जा रहे हो तो आप कुछ तो इंटेंशन लेके ही जाओगे, राइट? तो आपको पर्पस और प्लेस डिसाइड करना होगा विजिट का। द एलिमेंट्स which will be observed in the field visit should be decided। तो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको आप ऑब्जर्व करोगे उससे भी आपको डिसाइड करना है। तो आपको देखना है कि अगर आप वो पर्टिकुलर जगह पे वाटर रिसोर्सेज देखने जा रहे हो, ऑब्जर्व करने जा रहे हो, या उसका जो फिजियोग्राफी है या फिर लैंड स्ट्रक्चर है, माउंटेन्स है, क्या आप पर्टिकुलरली ऑब्जर्व करने जा रहे हो, स्टडी करने जा रहे हो, वो आपको पहले ही डिसाइड करके रखना है। स्टडी द लोकेशन मैप एंड द रूट मैप ऑफ द प्लेस टू बी विजिटेड। तो वो जगह का जो है लोकेशन मैप और रूट मैप भी आपको स्टडी करके रखना है जहाँ पे आप जाने वाले हो, ठीक है? ताकि आप एन वक्त पे है यहाँ वहाँ गुम ना हो जाए और आपको सारे रास्ते अच्छे से पता हो कि आपको कहाँ जाना है, कौन सी चीज़ ढूंढने के लिए। तो ये आपका पहले ही तैयारी करके रखना बहुत ज़रूरी है। डिस्टेंस, ट्रांसपोर्ट रूट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ फील्ड विजिट शुड बी प्लान्ड अहेड। तो डिस्टेंस कितना है, ट्रांसपोर्ट रूट कौन से अवेलेबल है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन से अवेलेबल है, मतलब कौन से व्हीकल से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, रोड है, रेलवेज है या एयर ट्रांसपोर्ट है, जैसे भी है वो आपको पहले ही डिसाइड करके रखना है। और आप कितने दिन के लिए या कितने वक्त के लिए फील्ड विजिट पे जा रहे हो, उसका ड्यूरेशन कितना होना है, ये भी आपको पहले ही प्लान करके रखना है। विद द हेल्प ऑफ टीचर्स स्टूडेंट्स शुड प्रिपेयर अ क्वेश्चनर। और टीचर्स की हेल्प लेके आपको एक क्वेश्चनर बनाना है। क्वेश्चनर क्या होता है, आपका जो प्रश्नावली होता है, आप जाके वहाँ पे जो लोकल्स हैं उनसे इंक्वायरी करोगे तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो आप उनसे क्या क्या सवाल पूछोगे, आपको जो जानकारी चाहिए उसके लिए, ये क्वेश्चनर आपको रेडी करके रखना है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ द स्टडी एरिया। तो जो जहाँ पे आप जा रहे हो स्टडी एरिया में, वहाँ पे क्या होना चाहिए, उसका सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। Geographical field visit is organized for study of various elements। Geographical field visit बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। Example, physical landforms, riverbanks, dams, coastal areas, tourism cities, offices or museums related to geographical elements, villages, forest areas, etc। तो उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, आप क्या क्या स्टडी कर सकते हो फील्ड विजिट से। फिजिकल लैंडफॉर्म्स, मतलब एक पर्टिकुलर जगह का लैंड एरिया जो है वो कैसा है, वो आप स्टडी कर सकते हो। रिवर बैंक्स जो है, नदी और नदी के जो किनारे है वो। डैम्स मतलब धरण जो होता है, डैम्स, बांध। कोस्टल एरियाज, समंदर के किनारे। टूरिज्म साइट्स क्या क्या है, तो ऑफिसेस एंड म्यूजियम्स रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स। तो ज्योग्राफिकल जो एलिमेंट्स है उसके ऑफिसेस या फिर म्यूजियम्स जो होते हैं उससे भी आप फील्ड विजिट कर सकते हो। विलेजेस, फॉरेस्ट एरियाज, अलग अलग गांव और जंगल के एरियाज जो है वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। Elements should be selected after studying the local conditions and necessary permission letters have to be obtained। तो लोकल कंडीशंस को देख के और जो नेसेसरी परमिशंस है वो लेटर्स वगैरह लेके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, फील्ड विजिट कर सकते हैं और उसके स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आपको लोकल कंडीशंस यहाँ पे अगर रेनी सीजन है और अगर आप रेनी सीजन में जाना चाहते हो तो वहाँ पे अगर समझिए बहुत ज़्यादा रेनफॉल है या फिर बाढ़ के चांसेस है जहाँ पे आप जाना चाहते हो, और ऐसे कंडीशन में अगर आप जाने वाले हो तो आपके लिए भी रिस्क हो सकता है और वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आने जाने में दिक्कत हो सकती है। इसके लिए आपको वहाँ की जो लोकल कंडीशंस है वो भी स्टडी करने होंगे। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर क्या होता है,
रेनफॉल कितना होगा और रेनफॉल में वहाँ पे कंडीशंस क्या होते हैं, ठीक है, ये सब आपको सब स्टडी करना होता है। और उसी के बाद आपको एलिमेंट्स डिसाइड करना होता है। वहाँ पे बाढ़ का सिचुएशन है और आप वाटर का स्टडी करने जा रहे हो, रिवर बैंक्स पे जा रहे हो, तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। इसके लिए खुद को और औरों को भी रिस्क में नहीं डालना होता है, इसके लिए आपको सब प्री प्लान करना होता है और उसी के हिसाब से आपको एलिमेंट्स सारे जो है वो चूज करने होते हैं। और जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे लोकल जो अथॉरिटीज होंगी और ट्रांसपोर्ट के लिए, रहने के लिए, या आप जहाँ पे भी जा रहे हो वहाँ का स्टडी करने के लिए आपको जो है अथॉरिटी से नेसेसरी परमिशन लेटर्स लेना होगा। For a field visit, you should carry a notebook, specimen questionnaire, pen, pencil, scale, tape, compass, a bag for collecting samples, maps, camera, etc. तो फील्ड विजिट के लिए आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट है चीज़ें, देखिए, नोटबुक चाहिए आपको, एक स्पेसिमेन क्वेश्चनर, मतलब जो आपने अपने टीचर्स के हेल्प से बनाया हुआ क्वेश्चनर होता है वो आपको लेके जाना होगा। पेन, पेंसिल, स्केल, टेप जो होता है, चिकट पट्टी, कंपास लेके जाना है ताकि डायरेक्शंस आप आइडेंटिफाई कर जाओ, और बैग फॉर कलेक्टिंग सैम्पल्स। तो अगर आपको वहाँ पे कोई ऐसे अलग से सैम्पल्स दिखाई दे जिसका आपको कलेक्शन करना है, आपको रखना है, या उसका फर्दर स्टडीज़ के लिए आपको टेस्ट करना है, तो आप बैग लेके जाओ जहाँ पे आप सैम्पल्स कलेक्ट कर सको। मैप्स, वो जो पर्टिकुलर रीजन में जा रहे हो वहाँ का मैप्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, राइट, ताकि आपको आप एन वक्त पे घूमो नहीं, इधर उधर गुम ना हो जाओ और आपको सारे जो रास्ते हैं वो बराबर से पता चले। इसके लिए कैमरा, ताकि आप जो भी है वो सब स्टोर कर पाओ। प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग फील्ड विजिट। तो प्रिकॉशंस क्या क्या लेंगे हम लोग फील्ड विजिट में, वो आपको देखना है। बहुत ज़रूरी होता है कहीं पे भी आप अलग जगह पे जा रहे हो तो खुद का और औरों का सेफ्टी इंश्योर करना और सब कुछ सेफली हो जाए और आपका जो है फील्ड विजिट उसमें कोई बाधा ना आए, इसके लिए प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका कहीं पे भी जाने का, कोई भी ट्रैवल का बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है कि प्रिकॉशंस, ठीक है, सावधानियां आपको क्या क्या बरतनी है वो यहाँ पे हमें दिया गया है। It is very important to ensure safety of ourselves and others during a field visit. तो खुद का और दूसरों का सेफ्टी इंश्योर करना, खुद का और दूसरों का जो है वो सुरक्षा, वो एकदम पक्का कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। यू शुड ओबे द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द टीचर्स। तो टीचर्स से हमें जो जो इंस्ट्रक्शंस मिली होती है वो हमें ओबे करनी चाहिए, वो हमें माननी ही है कोई भी हालत में। यू शुड नॉट गो टू अननोन रिमोट प्लेसेस अलोन। और जो अलग रैंडम जगह है वहाँ पे आपको अकेले नहीं जाना है। जो आप जानते नहीं हो तो वहाँ पे मत जाओ, ठीक है। During field visit, you should try to understand the local circumstances by conversing with the local people. तो आप जब field visit पे जाओगे तो आपको वहाँ पे local जो लोग हैं, जहाँ पे residents है locals, वो उनसे आप बात करके उनका जो टोटल रहन सहन है या फिर वहाँ पे जो भी होता है, वहाँ का जो circumstances है वो आपको समझ के लेना चाहिए। You should also ensure that you do not harm the environment in any way during your visit. तो आपको एक और चीज़ का भी इंश्योर करना होता है, एक और चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अपना जो एनवायरनमेंट है उसको कोई भी हानि नहीं पहुँचे, आपको कोई भी नुकसान नहीं करना है हमारे एनवायरनमेंट को। जहाँ पे भी आप जा रहे हो फील्ड विजिट पे, जब आप जाओगे तो उसका खास ख्याल रखना। You should always keep a first aid box with you for emergency circumstances. और ये सबसे ज़रूरी है कि हमेशा अपने साथ एक फर्स्ट एड बॉक्स रखा कीजिए, ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी आए तो आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स तो एटलीस्ट रेडी हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज रिपोर्ट राइटिंग। A field report should be written on the basis of information obtained after the visit is complete. तो फील्ड रिपोर्ट, आप जाके आए और आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया या फिर क्या क्या ऑब्जर्वेशंस किया, इसका एक रिपोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो वो रिटन आप लिख सकते हो वो रिपोर्ट बेसिस ऑफ द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड आफ्टर द विजिट इज कंप्लीट।
तो आपने जो जो इंफॉर्मेशन गैदर किया या जो जो ऑब्जर्वेशन किए या एक्सपीरियंस किया वो सब आपको रिपोर्ट लिखना होता है जब आपका विजिट खत्म हो जाता है तब। यूज द फॉलोइंग इश्यूज टू मेक अ रिपोर्ट। तो आपको कुछ पॉइंटर्स दिए गए हैं कि ये पॉइंटर्स पे हम लोग रिपोर्ट बना सकते हैं, इनको ऑब्जर्व करके हम लोग रिपोर्ट लिख सकते हैं। एड फोटोग्राफ्स व्हेनेवर नेसेसरी। तो आप उनके फोटोग्राफ्स भी जो है, ये जो पॉइंटर्स में हम लोग कवर कर रहे हैं पॉइंट्स, उसके फोटोग्राफ्स भी आप लगा सकते हो जहाँ पे आपको ज़रूरत लगे वहाँ पे। तो पहले तो इंट्रोडक्शन है, आप जहाँ पे भी गए हो वो जगह का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बेसिक इंट्रोडक्शन कि वो कहाँ पर है, वो जगह का नाम पता सब, और वहाँ का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि कैसा है क्या है वो सब आपको लिखना होगा। लोकल मैप एंड रूट मैप, लोकेशन मैप एंड रूट मैप, तो उसके लोकेशन मैप का और रूट मैप का आपको जानकारी लिखना ज़रूरी है। तो जगह कहाँ पे है, वहाँ का लोकल जो मैप है वो, और रास्ते जो बताता है आपको जो मैप, रूट मैप, वो आपको लिखना ज़रूरी है। फिजियोग्राफी, वहाँ पे जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो जगह का कैसा है, इज इट अ माउंटेन प्लेस, इज इट अ कोस्टल प्लेस, ये आपको फिजियोग्राफी में लिखना है और उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखना है। क्लाइमेट, तो नेक्स्ट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं पे भी जा रहे हो कोई भी फील्ड विजिट पे, तो वहाँ का क्लाइमेट स्टडी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके जो होम टाउन है वहाँ से उसका क्लाइमेट कितना अलग है ये भी आप नोटिस करके एक्सपीरियंस करके वहाँ पे लिख सकते हो। तो पर्टिकुलर जगह में क्या क्या क्लाइमेट है ये आपको लिखना है। पॉपुलेशन, वहाँ पे आपको जहाँ पे भी फील्ड विजिट में जा रहे हो वहाँ का पॉपुलेशन का भी डिस्क्रिप्शन लिखना ज़रूरी है कि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है या कम है या कैसे है। तो लैंड ज़्यादा है, जो अवेलेबल रीजन है वो ज़्यादा है और कंपैरेटिवली उसमें पॉपुलेशन कम रह रही है, या फिर पॉपुलेशन ज़्यादा है और रीजन छोटा है, ये सब भी आपको उसमें डिस्क्राइब करना होगा। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड मेजर्स। तो वहाँ पे जो भी पर्टिकुलर जगह है वहाँ पे एनवायरमेंटल क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, इज इट प्रोन टू अर्थक्वेक्स, इज इट प्रोन टू सुनामीज। तो ऐसे जो नेचुरल कैलामिटीज़ है या फिर जो अगर वहाँ पे एक्सट्रैक्शंस होता है, अगर वो सी साइड पे है और वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शंस होता है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, एनवायरमेंटल क्या क्या प्रॉब्लम्स है। या फिर वहाँ पे अगर समझिए डेजर्टेड एरिया है, डेजर्ट है, तो क्या होता है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली पानी का प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स है ये सब आपको लिखना है और उसके लिए मेजर्स भी लिखने हैं कि इन्होंने क्या क्या उसके लिए प्रिकॉशंस लिए हैं, मेजर्स लिए हैं, ये भी आपको लिस्ट करना होगा। नेक्स्ट इज लैंड यूटिलाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है आपकी फील्ड विजिट का कि एक पर्टिकुलर लैंड जो है जहाँ पे आप विजिट कर रहे हो वो कैसे यूटिलाइज किया गया है। तो वो लैंड में वेल्स बनाए हैं क्या, डैम्स बनाए हैं क्या, अगर रिवर अवेलेबल है तो उसका जो यूटिलाइजेशन है वो कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, वो लैंड में फैक्ट्रीज कितनी है, रेजिडेंशियल एरियाज कितने हैं, ये सब आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे है कंक्लूशंस। तो आपका ये जो सारा पॉइंटर्स है इसको बेस करके आपका जो टोटल फील्ड विजिट का कंक्लूजन क्या था, ये आपको पर्सनल ओपिनियन है वो सब आपको लिखना होगा। कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी चीज़ें और भी जगहों पे हो, या फिर कोई चीज़ है जो अच्छी नहीं लगी हो, या आप चाहते हो कि ये चेंज हो, या कोई सजेशन हो आपकी, ये सब लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है हमारा फर्स्ट लेसन ज्योग्राफी का जो 9th स्टैंडर्ड का था इंग्लिश मीडियम का, और हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। आई होप आपको पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप वीडियो को जितना अच्छे से रिवाइंड करके देखोगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा, जितना ज़्यादा बार देखोगे उतना ज़्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। राइट, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपने नोटिफिकेशन का आइकॉन टैप नहीं किया है तो उसे ज़रूर ऑन कर देना ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आपने ये सब पहले कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया है तो अभी जल्दी से जाकर कर दीजिए। और अगर कमेंट बॉक्स में आपको
कोई सजेशंस है अलग सब्जेक्ट का या फिर यही सब्जेक्ट का कोई अलग चैप्टर का, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं वो वीडियो बनाने का भी ज़रूर कोशिश करूँगी। ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।